ठीक है, देखो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, ठीक है, उसको प्लीज कर लेना। और जो B09 वाला बैच है, आप लोगों के साथ मेरी आज क्लास है 7 बजे, तो मैं आज आप लोगों को कोई होमवर्क नहीं दूंगी, ठीक है। आप इस पे फोकस करना, केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ना, उसको आप मॉड्यूल से कवर करना, जितने सेक्शन मैंने बोले हैं। एंड जो B08 वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनकी मेरे साथ कल क्लास है, ठीक है। तो आपको तो वैसे ही आज कुछ नहीं मिल रहा मेरी साइड से, ठीक है। चलो, ये वाला एक क्वेश्चन मैंने छुड़वाया था, मतलब टाइम नहीं था अपने पास, किसी ने ट्राई करके देखा क्या बोलता है ये क्वेश्चन। ये कहता है कि ए 20 लीटर कंटेनर एट 400 केल्विन कंटेन CO2 एट प्रेशर इतना। मतलब CO2 गैस भरी हुई एक कंटेनर में, उसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर उन्होंने डिफाइन कर रखा है। साथ ही साथ वो क्या कह रहे हैं, एंड एन एक्सेस ऑफ स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, ठीक है, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड भी है, बट वो कह रहे हैं कि आप इसका वॉल्यूम जो है नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज नाउ डिक्रीज बाय मूविंग द मूवेबल पिस्टन। मतलब अगर वो कह रहे हो उस पे कंटेनर पे अगर पिस्टन लगा हुआ है, तो आप क्या कह रहे हो, आप वॉल्यूम को डिक्रीज करो। अगर मान लो आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो आपको ये बताना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम कंटेनर का कितना होगा जब व्हेन प्रेशर ऑफ CO2 अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। जब CO2 का प्रेशर सबसे ज्यादा वैल्यू अटेन करेगा, तब उस टाइम पे कंटेनर का वॉल्यूम क्या होगा। तो यहाँ पे जो आपको इक्वेशन दे रखी थी, आवाज आ रही है ना सबको? यस तो जो आपको यहाँ मैम। इक्वेशन दी थी वो ये दी हुई थी, ठीक है। अब सॉलिड का हमें कंसिडर नहीं करना है प्रेशर, हमें सिर्फ गैस का कंसिडर करना है, ठीक है। तो अगर मैं KP लिखना चाहूंगी, वो किसके बराबर आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के बराबर आएगा। सभी बच्चे बताएंगे? मैम यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो यस मैम। और KP की वैल्यू आपको दी हुई है 1.6 ATM। यानी कि जो भी प्रेशर है वो किसकी वजह से, प्रेशर ऑफ CO2 की वजह से है ना। तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम प्रेशर, मतलब जो PCO2 जो प्रेशर होगा CO2 का, वो भी कितना होगा, 1.6 ATM। यानी कि दिस इज अ मैक्सिमम प्रेशर। और इसी मैक्सिमम प्रेशर पे आपको बताना है कितना मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। अब कैसे निकालेंगे मैम वॉल्यूम? वॉल्यूम के लिए क्या कर सकते हो, बताओ? कुछ दिया हुआ है क्या, कुछ हिंट दिया हुआ है क्या? देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो थोड़ा सा अलग था नीट में, जो मैंने आप लोगों को शायद पहले ही बताया था, 16 और 17 का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर ईयर्स। तो ये 2017 का ही सवाल था। तो इसमें हम बोल रहे वॉल्यूम तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है, आपकी गैस है, उसका वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर डिफाइन कर रखा है। तो क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकती हूँ, PV इज इक्वल टू NRT? यस मैम। तो यही समझ में आ रहा है देख के, ठीक है। तो आपके पास प्रेशर है, वॉल्यूम है, R की वैल्यू आपको पता है, T की वैल्यू, T आपको पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। यस मैम। प्रेशर कितना दिया हुआ है मेरा बेटा, प्रेशर आपको दिया हुआ है 0.4 ATM, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 20 लीटर, R की वैल्यू क्या लोगे, 0.082, और टेम्परेचर दिया हुआ है 400। तो यहाँ से तुम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे कि कितने नंबर ऑफ मोल्स थे CO2 के। अब आपको वॉल्यूम निकालना है, प्रेशर है, तो लगाओ यहाँ पे भी PV इज इक्वल टू NRT। प्रेशर है, वॉल्यूम निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स तुमने यहाँ से निकाल ली, R पता है, T पता है, तो निकाल लोगे। बताओ, देख रहे हो? यस ठीक मैम। है, मोल्स निकाल के क्या करना? मोल्स निकाल लिए ना यहाँ से तमनप्रीत। अब तुम्हारे यस पास मैम। मैक्सिमम प्रेशर आ गया है, इस मैक्सिमम, इसी प्रेशर पे तुम्हें बताना है, इसी जब मैक्सिमम प्रेशर CO2 अटेन करेगा, तब मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा। यानी कि इसी प्रेशर को यूज करके तुम मैक्सिमम वॉल्यूम निकालोगे। तो PV इज इक्वल टू NRT अगेन लगा दो, यस मैम। ठीक है। तब तुम्हारे पास N होगा, N तुम यहाँ से निकाल के आ गए, ठीक है। एक्चुअली में ये वही लगाया उन्होंने, बॉयल्स लॉ, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, क्योंकि देखो टेम्परेचर इन्होंने चेंज नहीं किया है। ये आप स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ते हो, इतना थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, है ना। आइडियल गैस इक्वेशन का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। यस मैम। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आप देख लेना इसका कितना आंसर, मैम 5 लीटर आ रहा है। ठीक है, 5 लीटर आ रहा है, तो आप इसको मार्क कर देंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ था, यानी कि ये डेटा किस लिए हमें दिया हुआ था, ये डेटा हमें दिया ही इसलिए हुआ था कि हम वो आइडियल गैस इक्वेशन लगा के वहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालें, ठीक है जी, क्लियर है? यस। चलो यस मैम। आगे चलते हैं, ठीक है।
आगे चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता है। बेसिकली जैसे आप पढ़ते थे केसी तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, वैसे क्यू क्या होता है, रिएक्शन क्वेश्चन होता है। ये क्या पता लगाने में हेल्प करता है, ये हमें रिएक्शन की डायरेक्शन पता लगाने में हेल्प करता है कि रिएक्शन जो आपका इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना, बैकवर्ड में जा रहा है, ठीक है, ये सब बताने में हमारी हेल्प करता है क्यू। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों अगर आपको याद हो, लेट्स से कि मैं अगर सिंपल इक्वेशन ले लूं ये, तो अगर आपको केसी लिखना होगा तो केसी क्या लिखोगे, सी की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे, डी की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे, ए की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे और बी की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे, यही लिखोगे, है ना। लेकिन क्यू क्या है, क्यू जो है आप किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे लिख सकते हो, ठीक है। एट ईच पॉइंट इन ए रिएक्शन, लेट से तुम्हारी रिएक्शन चल रही है और तुम्हारा मन कर रहा है देखने का कि कितना बना होगा एबीसीडी, ठीक है, तो जरूर क्यू में जरूरी नहीं है कि आप इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन लिखो, कोई भी अंट शंट कंसंट्रेशन पुट कर सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि केसी में तो क्या था इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन पुट करते हो, यहाँ पे आप कोई भी किसी भी पॉइंट पे अगर आप कंसंट्रेशन देखना चाहते हो वो वैल्यू आप पुट कर सकते हो उस पे, ठीक है जी। तो अगर मुझे क्यू लिखना हो तो क्या लिखूंगी, वही लिखूंगी सेम, सी डी डिवाइड बाय ए बी। बट ये कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, बट केसी में मेक श्योर की कंसंट्रेशन किस पे होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम। क्लियर है। यस। अब ये कैसे पता लगाओगे, देखो अगर मान लो आपका क्यू और केसी अगर आप दोनों को कंपेयर कर रहे हो, तो अगर आपका क्यू बेटा केसी से बड़ा आ गया रिएक्शन क्वेश्चन, तो वहां पे क्या पता लगा पाओगे, आपकी जो रिएक्शन है वो आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। कहाँ जाएगी रिएक्शन, वहां पे बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, जब तक इक्विलिब्रियम क्या ना हो जाए, अचीव ना हो जाए, ठीक है। अगर क्यू लेस देन केसी होगा, मतलब अगर तुम्हारा केसी बड़ा होगा, तो इट मींस रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, देख रहे हो, रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, कब तक जाएगी, जब तक इक्विलिब्रियम ना अचीव हो जाए। और जब क्यू और केसी की वैल्यू ही बराबर आ जाएगी तो क्या होगा, फिर वो इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, और देख रहे हो टाइम के साथ कैसे बढ़ रहा है, ये देख पा रहे हो, यस। इंक्रीज हो रहा है विद टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से आप, अगर आपको केसी की वैल्यू दे रखी है और क्यू आपको निकालना है और आपसे पूछ रहा है कि कहाँ जाएगी रिएक्शन, तो आप पता लगा सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन करके देखो, पहले ये पढ़ लो फिर मैं क्वेश्चन कराती हूँ। दूसरी चीज है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी कुछ बताती है क्या तुम लोगों को, हाँ बताती है। देखो आपकी एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारा मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻³ से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या लिखते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखते हो, हाँ या ना। यस मैम। तो अगर बेटा केसी की वैल्यू 10⁻³ से ज्यादा है, तो इसका मतलब वहां पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को यू कैन नेग्लेक्ट, यानी कि जो आपको इक्विलिब्रियम दिखेगा वो किसकी साइड ज्यादा दिखने वाला है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर के की वैल्यू लेस देन है 10⁻³ से, तो मतलब क्या होगा, वहां पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा, इट मींस उस रिएक्शन में रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट नहीं बनना चाह रहा है, ठीक है। तो उस केस में इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, किसकी तरफ ज्यादा टिल्टेड होगा, टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ऑब्वियस ही बात है, देखो अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो इक्विलिब्रियम आपको वहीं पे ही ज्यादा मिलेगा, ठीक है, मतलब जहाँ वहीं पे ज्यादा होने का क्या मतलब है, इक्विलिब्रियम आपको ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। और अगर रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, यानी कि प्रोडक्ट बनना ही नहीं चाह रहा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो उस केस में रिएक्टेंट ज्यादा फेवरेबल होगा और इक्विलिब्रियम विल बी मोर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है जी। यस। ऐसा कभी भी नहीं आप बोलोगे कि मैम इक्विलिब्रियम पे क्या सेम अमाउंट मिलेगा फॉर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, जरूरी नहीं है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है तो उस केस में प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, बहुत कम आ रही है तो रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, अगर इन दोनों के बीच में है तो क्या होगा, सिग्निफिकेंट अमाउंट मिलेगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी अच्छी खासी होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी अच्छी खासी, ठीक है जी। यस मैम। जैसे ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मैं, आपको एक इक्वेशन दे रखी है, उसके लिए केपी की वैल्यू दे रखी है,
फिर बोल रहे हैं NOBr, NO एंड Br2 को मिक्स किया गया है इस टेम्परेचर पे, जिसका पार्शियल प्रेशर आपको दिया हुआ है, तीनों का दिया हुआ है। ठीक है, आपको बताना है कि अब Br2 कंज्यूम होगा या बनेगा, ये आपको बताना है। मम्मी इनिशियल प्रेशर दे रहे थे। इनिशियल प्रेशर क्या? जी NOBr वो कह रहे हैं कि जब इनको, हाँ, जब इनको मिक्स किया ना तो इनका पार्शियल प्रेशर ये है तीनों का। जब 90 डिग्री पे मिक्स किया तो इतना पार्शियल प्रेशर है तीनों का, तो आपको बताना है Br2 कंज्यूम होगा या फॉर्म होगा। कैसे पता करोगे Br2 कंज्यूम होगा या बनेगा, बताओ। मैम इससे Q की वैल्यू निकाला। यस, Q की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे? NO की कंसंट्रेशन, ठीक है, Br2 रेज टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय NOBr। ठीक है, यस। ओके। उसके बाद NO की क्या है? 0.4, Br2 की क्या है? 0.2, 0.2। और इसका कितना है NOBr का? 0.5। क्या आने वाला है इसका आंसर? KP से ज्यादा आएगा या कम आएगा? 0.35 कम आएगा। 0.35 यही आ रहा है, चेक कर लो एक बार। मैं भी एक बार चेक करती हूँ। मैम जिसकी पावर हाफ होती है मैम उसको कैसे सॉल्व करते हैं? अंडर द रूट है ना, 2 का अंडर रूट ले लो। अच्छा किसके ओके बराबर होता है? 1.414 के होता है ना, 1.4 ले लो आप इसको, ओके मैम। है ना। मतलब नीचे आप क्या करोगे, ये है ना, इस तरीके से ले लेना। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। हाँ, हाँ जी, 0.3 के अराउंड आ रहा 0.3 के अराउंड आ रहा है, यानी कि Q की वैल्यू फिर ज्यादा है KP से। है। यस और अगर मैम। Q यस मैम। ज्यादा है इट मींस रिएक्शन कहाँ जाएगी? फिर बैकवर्ड में जाएगी। बैकवर्ड। बैकवर्ड। और अगर बैकवर्ड में जाएगी यानी कि ये वाली चीज खत्म हो रही होगी, यानी कि Br2 कंज्यूम होगा। कंज्यूम। ठीक है, रिएक्शन कहाँ जा रही होगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी। इस तरीके से आप पता लगाते। ठीक है, यस मैम। ठीक है। उसके बाद बात आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है हमारा, वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। लिखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक सेकंड को बेटा। गुड इवनिंग तमन्ना। हाँ, ओके। तो बेसिकली जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और किस पे रिप्रेजेंट करता है? मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, याद करो, यस मैम। है ना। ठीक है, तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि भाई एंडोथर्मिक के लिए बताओ किस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी, बढ़ेगी या घटेगी, या एक्सोथर्मिक के लिए बढ़ेगी या घटेगी, वो कैसे बताओगे? तो वो आप बता सकते हो इस इक्वेशन के थ्रू। log K2/K1 is equal to delta H by 2.303 R 1 by T2 minus 1, नहीं 1 by T1 minus 1 by T2, T2 ग्रेटर देन होगा T1 से। आपने पहले देखी है इक्वेशन, ये आपकी है वांट ऑफ इक्वेशन। अब मैम ये रट्टा मारनी इक्वेशन नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ रट्टा मारो, सिर्फ एक बार समझ लो ताकि क्वेश्चन आए तो तुम कर। ठीक है, डेल्टा एच क्या है? तुम्हारी एंथैल्पी है। K2/K1 क्या है? ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, R तुम्हारा गैस कांस्टेंट है, T1 T2 तुम्हारे टेम्परेचर है। ठीक है, अच्छा, अब होगा क्या यहाँ पे ध्यान से देखना।
अगर मान लो मैं बोलूं डेल्टा एच 0 है, अगर डेल्टा एच 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यस मैम। K1 क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि K2 क्या हो जाएगा, K1 K1 के बराबर हो जाएगा। यानी कि जब तुम्हारा डेल्टा एच ही 0 हो जाएगा तो वहां पे टेम्परेचर का कोई रोल ही नहीं आता, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो मैं तुम लोगों को बोलूं कि डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो क्या होगा। अब तुम्हें पता अगर डेल्टा एच ये पॉजिटिव है तो log K2/K1 पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो K2/K1 0 होगा, मतलब ग्रेटर देन 0 होगा, और K2 बड़ा होगा K1 से। यही मतलब है। यानी कि क्या मतलब है इसका, इसका ये मतलब है अगर तुम्हारी रिएक्शन एंडोथर्मिक और तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, क्योंकि T2 ग्रेटर देन होगा T1 से, तो K2 भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ेगा जब तुम्हारी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो। समझ रहे हो। अगर मैं यहाँ पे ले लूं डेल्टा एच, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, तभी मैं थोड़ा सा आराम से पढ़ा रही हूँ इसको। डेल्टा एच लेस देन 0 है, मतलब रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है। अगर डेल्टा एच लेस देन 0 तो K2/K1 भी लेस देन 0 होगा और K2 लेस देन होगा K1। यानी कि मेरा बेटा जब तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो K2 तो कम हो रहा है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से कम होगा। समझ में आई ये वाली बात, कि टेम्परेचर बढ़ाने से तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये चीज तुम्हें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है। इसके अलावा एक सेकेंड रुको, मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा। अगर तुम्हें मान लो ग्राफ पूछ लेते हैं, इधर देखो, अगर लोग के इक्विलिब्रियम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाना है एंडो के लिए, तो क्या होगा, इस तरीके से ग्राफ आएगा। और अगर मान लो एक्सो के लिए बनाना है तो इस तरीके से आएगा, ध्यान से देखना। बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या करना है मेरा बेटा, ध्यान रखना है। ठीक है। यही कुछ चीजें मैं ली चैटलियर प्रिंसिपल में भी यूज करूंगी। तो ध्यान रखना है क्या, जब टेम्परेचर बढ़ेगा एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर तुम्हारा टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ, ध्यान से सुनना, जब आपका सॉरी जब टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है। ये चीज समझ में आ गई तुम लोगों को, जल्दी बताओ। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, ध्यान से सुनना। जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि जब तुम्हारा इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो उस पॉइंट पे, उस स्टेज पे तुम्हारा जितनी भी प्रॉपर्टीज है, लाइक टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, कलर हो गया, डेंसिटी हो गया, वो चेंज नहीं होती है, बताया था मैंने। लेकिन अगर तुमने मान लो कुछ ना कुछ छेड़छाड़ नहीं करती इक्विलिब्रियम के साथ, मान लो प्रेशर में चेंज कर दिया, कुछ टेम्परेचर बढ़ा दिया, कम कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दी, तो उस टाइम पे क्या होगा बेटा, तुम्हारा इक्विलिब्रियम भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब हो गया, अब क्या होगा, अब इक्विलिब्रियम अपने आप को वहां शिफ्ट करेगा जहां पे तुम्हारे गए किए गए चेंज को वो नलीफाई कर दे। मतलब अगर तुमने लेट से, सिंपल सी बात है, A+B तुम्हें C+D दे रहा है लेट से, ठीक है, ये वाली रिएक्शन है। अगर तुमने कंसंट्रेशन बढ़ा दी A और B की, मान लो, तो इक्विलिब्रियम वहां जाएगा जहां पे A और B की कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी, उल्टी साइड जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड में। अगर मान लो C और D की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तुम लोगों ने, तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा फिर, जहां पे C और D की कंसंट्रेशन कम हो रही होगी, दैट इज बैकवर्ड। बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या ये चीज क्लियर हुई। यस यस मैम। जैसे कि अगर मैं ये एक एग्जाम्पल लूं, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये एक रिएक्शन दिख रही है आप लोगों को। तो अगर मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि बेटा इस रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, जब भी एग्जामिनर ये लिखते हैं ना फेवरेबल कंडीशन, मतलब वो ये पूछना चाह रहा है कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, या मैं बोलूं कि प्रोडक्ट कब ज्यादा फेवरेबल होगा। ठीक है, प्रोडक्ट बनने की फेवरेबल कंडीशन क्या है,
जब वो यूज करे वर्ड फेवरेबल कंडीशन, मतलब वो ये पूछना चाह रहा है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए आपको क्या क्या कंडीशन चाहिए होंगी, लाइक कंसंट्रेशन का क्या करना पड़ेगा, प्रेशर का क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर का क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, मतलब मुझे ज्यादा से ज्यादा यही चाहिए, ये वाला कॉम्प्लेक्स चाहिए, FeCN, ब्लड रेड कलर होता है इसका। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मुझे कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी Fe3+ की, या मुझे कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी HCN नेगेटिव की, बोलो, तभी तो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यस मैम। यानी कि अगर आप रिएक्टेंट ऐड कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। will shift in forward direction। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। ये आई गेस सबने मुझसे पढ़ा हुआ है, ये मैंने ब्रिज में भी कराया था या उससे पहले भी कराया था, पता नहीं, बट कराया था मैम। और 11th में तो, हाँ जी मैम फेवरेबल कंडीशन बताना। फेवरेबल कंडीशन मतलब वो एग्जामिनर आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, ओके। चलो, जैसे ये है, उसके बाद आता है सेकंड केस, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, मतलब अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे या प्रेशर कम करोगे इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब होगा ही होगा। तो प्रेशर बढ़ाने से या प्रेशर कम करने से इक्विलिब्रियम अपने आप को कौन सी डायरेक्शन में लेके जाएगा, ये आपको बताना है। तो बेटा जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो होगा क्या, सोचो। देखो आपको पता है PV इज इक्वल टू nRT, R कॉन्स्टेंट है मान लो, R कॉन्स्टेंट मान लो कि R कॉन्स्टेंट ही है, ठीक है, T कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/V, वेयर N इज योर नंबर ऑफ मोल्स, V इज योर वॉल्यूम। तो अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेगा ना। यस मैम। तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो रहे होंगे। यानी कि जब तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम अपने आप को कहाँ शिफ्ट करेगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन वेयर द नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीजेस। ठीक बात है, ध्यान से सोचो सारे। और अगर प्रेशर डिक्रीज कर दिया तो क्या होगा, फिर उल्टा हो जाएगा, कहाँ जाएगा इक्विलिब्रियम, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा हो। वेरी गुड, क्या ये चीजें क्लियर हो गई। अगर तुम कहो मैं आयनिक इक्विलिब्रियम आज स्टार्ट नहीं करूंगी, बट जो पढ़ा रही हूँ वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, एक भी चीज को आपको एवं ही नहीं लेके जाना कहीं पे भी। ठीक है जी, चलो, ये वही चीज है जो मैंने बताया। ठीक है, जैसे इसमें मान लो आपको ज्यादा से ज्यादा CO चाहिए तो क्या करोगे, CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे। यस मैम। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, प्रेशर कम करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो कहाँ जाएंगे, इक्विलिब्रियम वहां जाएगा जहाँ पे नंबर कम हो रहे हैं। यहाँ पे देखो कितने हैं, रिएक्टेंट की साइड 1 मोल है और प्रोडक्ट की साइड 2 मोल है, तो कहाँ जाएगा, बैकवर्ड। और अगर तुम प्रेशर कम कर दोगे तो कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड। बस खत्म, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। हो जाएंगी ये चीजें। ठीक है, ये वही लिखा हुआ है जो मैंने तुम्हें बताया है। ठीक है, अच्छा, अब इस टाइप की इक्वेशन आती है जहां पे कंसीडर सम रिएक्शन विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। देखो यहाँ पे अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं है, जितने रिएक्टेंट की साइड मोल है उतने ही प्रोडक्ट की साइड मोल है। देखो 2 2 2 2 और यहाँ पे भी 2 2। तो अगर ऐसे केसेस में तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो तो वहां पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जहाँ पे आपका डेल्टा Ng 0 होता है वहां पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ही बराबर है। और अगर नंबर ऑफ मोल्स ही बराबर हैं तो वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्विलिब्रियम। यस, ठीक है, जहाँ है वैसा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनना, यहाँ पे बच्चों को जनरली कंफ्यूजन होती है। मान लो आपकी ये रिएक्शन है, आपको जो भी रिएक्शन लिख के देगा एग्जामिनर वो जरूर बताएगा कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है।
जैसे अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो ये रिएक्शन डेल्टा एच नेगेटिव है, आपको वैल्यू तो याद करनी ही नहीं है, बस आपको ये ध्यान रख, ये भी नहीं ध्यान रखना एक्सो या एंडो है, वो लिख के देगा। वो यहाँ पे बता रहा है कि डेल्टा एच नेगेटिव है, यानी कि हीट क्या हो रही होगी, रिलीज हो रही होगी, या फिर वो ऐसे लिख के दे सकता है। ठीक है, देखो इधर ठीक है, तो डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है, और वो ऐसे भी लिख के दे सकता है। अब क्या करें, अब आपको देखना है कि एक्सोथर्मिक है एंडो, मैम एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो जब आपका दिया हुआ है कि डेल्टा एच नेगेटिव है तो इट मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होगी तुम्हारी, एक्सोथर्मिक, और ऑटोमेटिकली बैकवर्ड क्या हो जाएगी तुम्हारी, एंडोथर्मिक हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो अब हम बात करते हैं टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा तो क्या होगा। देखो तुम्हें एक चीज मैं बता देती हूँ, जब भी तुम्हें बोल देना एग्जामिनर की टेम्परेचर बढ़ रहा है, हाई टेम्परेचर, तो इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक वाली डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। क्या बोला मैंने, टेम्परेचर बढ़ने से इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होता है, एंडोथर्मिक वाली डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। तुम एक बात खुद बताओ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जो तुमने बीकर में जो भी रिएक्शन कराई, हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, ऑलरेडी इतनी हीट रिलीज हो रही है, तो तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो कहाँ जा रहा होगा, जहां पे हीट एब्सॉर्ब हो रही होगी, इट मींस एंडोथर्मिक डायरेक्शन में। क्या कहते हो, बोलो हाँ या ना? Yes. Yes, बस, ma'am. तो इसीलिए यहाँ पे मैं तुम्हें लिखवा देती हूँ ताकि तुम्हें याद रहे, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, Endothermic direction. Endothermic direction. इन द एंडोथर्मिक डायरेक्शन। ठीक है, और अगर टेम्परेचर कम हो करोगे तो कहाँ जाएगा, Exothermic. Exothermic direction. Exothermic. वो एक्सो वाला हो सकता है फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो सकता है एंडो वाला फॉरवर्ड हो बैकवर्ड हो, बट आपको जाना एंडोथर्मिक वाले डायरेक्शन में। पता कैसे करोगे एक्सो कौन सी और एंडो कौन सी है, जो उसने डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है। क्लियर है, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो ये टेम्परेचर के बारे में आपको दो चीजें ध्यान रखना। ठीक है जी, हो जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, कम बच्चे आए आज की क्लास। अच्छा आयुष आ गया, ठीक है, ओके ग्रेट। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगी एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल। इनर्ट मटेरियल क्या होता है, आपकी कोई इनर्ट गैस हो सकता है, कुछ ऐसा सब मटेरियल हो सकता है जो इनर्ट, इनर्ट मतलब क्या होता है, रिएक्ट नहीं करता, इनर्ट। ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है, जो किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, तो अगर मेरा बेटा आपके पास कोई रिएक्शन है, लेट से ये है, अगर तुमने इसमें इनर्ट गैस ऐड कर दी, इनर्ट गैस जैसे कि हीलियम ऐड कर दी है ना, जो इनर्ट N2 ऐड कर दिया कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो उस केस में आपका इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्या बोल रही हूं मैं, ऐड इनर्ट मटेरियल एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब तुम वॉल्यूम कांस्टेंट कर रहे हो, बेशक तुम तो प्रेशर बढ़ा रहे हो पूरा उसका, अगर मान लो तुम रिएक्शन मिक्सचर का प्रेशर बढ़ा रहे हो, डजंट मैटर, अगर तुम कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इनर्ट मटेरियल डाल रहे हो तो इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर तुम डाल रहे हो इनर्ट मटेरियल किस पे, एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि तुमने डाल दिया और प्रेशर तुमने कांस्टेंट रखा। ध्यान से सुनना, आपके पास बीकर है, उसमें रिएक्शन करा रहे हो, आपने उसमें कोई इनर्ट गैस डाली, ठीक है, कोई भी गैस हो सकती है, कोई और मटेरियल हो सकता है, प्रेशर तो तुमने कांस्टेंट ही मेंटेन रखा उसका, ठीक है, प्रेशर को चेंज नहीं होने दिया, बट वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा ना, और अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो मैं बोल सकती हूँ नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज वॉल्यूम बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ रहे होंगे।
ठीक है। तो जब आप कांस्टेंट प्रेशर पे इनॉर्ट मटेरियल ऐड कर रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो रहे हैं। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब समझ रहे हो ना, पहले मान Yes, लो ma'am. वॉल्यूम था, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं कम हो रहे, पर यूनिट वॉल्यूम कम हो रहे हैं, ठीक है। पहले मान लो इतने वॉल्यूम इतने मोल्स थे, अब मान लो इतने वॉल्यूम में तुम्हें ये मोल्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स कम हुए, नंबर ऑफ मोल्स तो वही है, पर यूनिट वॉल्यूम में कम हो गए हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करेगा, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा हो रहे होंगे। यानी कि बेसिक सिंपल सी ये बात है कि जब कांस्टेंट प्रेशर पे इनॉट मटेरियल को डालोगे तो इक्विलिब्रियम वहां जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे होंगे अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। जैसे मान लो इसमें मैं प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पे इनॉट मटेरियल डाल दूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3, और यहाँ पे कितने हैं, 2, तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, खत्म, ठीक है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या क्या बता दिया मैंने, टेम्परेचर हाई लो क्या होगा, कहाँ जाएगा इक्विलिब्रियम, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम पे नॉट मटेरियल डालोगे तो क्या होगा, उसके अलावा प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ाओगे कम करोगे, और कंसंट्रेशन को इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो किस तरीके से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। दिस इज ऑल अबाउट ली चैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है। सवाल करो, आज ये वाला क्वेश्चन करो। आराम से पढ़ो, क्या दे रहा है वो आपको। each of the following cases first second the direction in which the equilibrium shift, आपको बोल रखा है कि टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा इक्विलिब्रियम, और जब प्रेशर बढ़ा दोगे बाय एडिंग एन टू एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पे लिख दो आप कांस्टेंट वॉल्यूम। वेरी गुड, अरे बहुत अच्छी बात है भाई, शाबाश, मतलब समझ में आ रहा है, मुझे तो लगा सो गए। जानवी आप बताओ बेटा। I'm option C. ऑप्शन सी, वेरी गुड, सही है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपसे आपको बोला है, ध्यान से सुन लो, मैं फिर बोल रही हूँ आपसे ना, सारे के सारे मॉड्यूल के A to Z सवाल बन जाएंगे ली चैटलियर के, रट्टा ना मारना। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, पहले तो ये चेक करो कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो क्या है तुम्हारी, एंडो है, बिकॉज डेल्टा एच पॉजिटिव, और बैकवर्ड वाली ऑटोमेटिकली एक्सो हो जाएगी। तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है मतलब कौन सी डायरेक्शन में जाएगा वो, एक्सो वाली, यानी कि रिएक्टेंट वाली साइड, तो रिएक्टेंट की साइड शिफ्ट होगा। और जब तुम कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इनॉट मटेरियल ऐड करो तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक, क्लियर है। ये वाला करो बेटा क्वेश्चन। वॉल्यूम को चेंज नहीं किया है, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे डाला है ना, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब कांस्टेंट वॉल्यूम पे डाला तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन करो। मंडे को 10 से 12 मिलेंगे, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम करेंगे, उसमें जितना कवर हो पाएगा 2 घंटे में या 2.5 घंटे में। ओके, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, क्या पूछा है, एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या, प्रेशर कम हो रहा होगा, तो इसको देख के आप बता सकते हैं आंसर। प्रेशर डिक्रीज होगा तो कहाँ जाएगा इक्विलिब्रियम, यहाँ पे एक्चुअली ना ये साइन उल्टे लगे हुए हैं, इसको आप ठीक कर देना।
तमन्ना आप बताओ। मैम ऑप्शन बी। वेरी गुड। अगर प्रेशर कम हो रहा है तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे दिख रहे हैं 3 है, जाएगा फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इसने किसका पूछा है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को कौन फेवर करेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। मैम समझ नहीं आया। मैम इसका ए ऑप्शन क्यों नहीं हुआ? ए ऑप्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे क्या 10 है, लिक्विड को क्यों कंसिडर कर रहे हो, अब आ गया। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 9 है। ओके मैम। ठीक है, क्या लिक्विड को क्यों कंसिडर कर रहे हो, अपने को गैसेस स्मॉल कंसिडर कर रहे हो। ये वाला क्वेश्चन करो। ये ब्लास्ट फर्नेस क्या है ये भूल जाओ, ये मेटलर्जी में आता है, सिर्फ आप इक्वेशन देखो और क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा हो। बाकी बच्चे भी प्लीज हैंड रेस कीजिए। सना, डिम्पल, वेरी गुड। सना आप बताओ बेटा। मैम ऑप्शन डी। वेरी गुड। क्यों ऑप्शन डी, क्योंकि Fe2O3 क्या है सना यहाँ पे, सॉलिड स्टेट। अगर आप गैस के साथ सीओ को, मतलब सीओ को रिमूव करोगे, यानी कि सीओ कम कर दोगे, या CO2 की कंसंट्रेशन कम कर दोगे, या CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे, तो उससे फर्क पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे। बट अगर आप Fe2O3 विच इज योर फेरिक ऑक्साइड, इसको ऐड करोगे तो इट विल नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये वाला क्वेश्चन करो। मैम इसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट? हाँ, इसमें आपको ना यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, फिलिंग द ब्लैंक, आपको उसको बताना है कितने होंगे, कितने नंबर ऑफ फैक्टर ऐसे हैं जो कि SO3 की यील्ड को बढ़ाएंगे, मतलब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को फेवर करेंगे। ओके। आपको 5 फैक्टर दिए हुए हैं, आपको बताना है 1 करेगा, 2, 3, 4 या पांचों के पांचों करेंगे। कितना लग रहा है आप सबको, अपूर्वा? मैम 2। डेल्टा H नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। यस मैम। फॉरवर्ड वाली एक्सो, बैकवर्ड वाली एंडो। तो जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा मेरा बेटा, बैकवर्ड में जाएगा, यानी कि उसमें आपको SO3 ज्यादा नहीं मिलेगा, तो ये हटा दो। प्रेशर बढ़ाने से कहाँ जाएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे होंगे, यानी कि सही है, फॉरवर्ड में जाएगा। अगर तुम SO2 ज्यादा डाल दोगे, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है फॉरवर्ड में जाएगा। या तुम O2 को डाल दो। कैटलिस्ट डालने से चेंज होगा क्या इक्विलिब्रियम? नो मैम। नो मैम। तो जल्दी अटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये नहीं होगा। हम नंबर ऑफ मोल्स वाला समझ नहीं आया। बेटा एक बात बताओ, नंबर ऑफ मोल्स वाला प्रेशर वाले में, यस मैम। बेटा अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगी तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाता है, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे होते हैं। यहाँ पे 2 मोल है ना, और यहाँ पे 3 मोल है, तो फॉरवर्ड में जाएगा ना। ठीक है, यस मैम। अरे तुम लोग ना इतने कंफ्यूजिंग से बोल रहे हो। यस मैम, मैं तो कंफ्यूज ही हो जाती हूँ। इधर देखो, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/V। अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो N/V भी बढ़ेगा ना। यस मैम। तो अगर प्रेशर तुम बढ़ा रहे हो, ये बढ़ रहा है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो रहे होंगे। कहाँ कम हो रहे हैं, यहाँ पे देखो 2 है, वहां पे 3 है, तो 2 वाली साइड जाएगा ना, दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 3।
3 फैक्टर ऐसे हैं जो कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है। कैटलिस्ट के ऐड करने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आ गई, ठीक है। इसके अलावा मेरे को एक चीज और बतानी थी। आपने ये सुना होगा बेटा, अगर मान लो आप H2 जो कि सॉलिड में, उसको आप लिक्विड में चेंज कर रहे हो, ये एक्चुअली फिजिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हो आप। मैंने फिजिकल इक्विलिब्रियम याद आपको पढ़ाया नहीं है, आप एनसीईआरटी से भी कवर कर सकते हो, 1 पेज का आपको मिलेगा, वहां से ज्यादा क्वेश्चन आ नहीं सकते। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इन फ्यूचर आएगा नहीं, आ सकता है, सिर्फ आपको रीड करना है। आपको शायद मैंने पहले बताया होगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम मैंने नहीं कराया, 1 पेज है, उसको आप रीड कर सकते हो, ठीक है। तो H2 अगर मैं बोलूं सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, एक्सो एंडोथर्मिक। अरे बाबा, सॉलिड को लिक्विड में जा रही हीट एब्जॉर्ब होगी ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, यानी कि फॉरवर्ड क्या होगी, एंडो, और एक्सो। तो मुझे बताओ, इसके लिए मुझे हाई टेम्परेचर करना पड़ेगा या लो टेम्परेचर? अगर मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा मुझे टेम्परेचर। वेरी गुड, हाई टेम्परेचर। और प्रेशर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें ज्यादा ही करना पड़ेगा। प्रेशर का इफेक्ट भी होगा तो हाँ, अगर तुम प्रेशर ज्यादा लगाओगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा लिक्विड मिलेगा इसमें, ठीक है। अब अगर तुम्हें मैं थोड़ा सा याद करवाऊं, तो ये केमिकल बॉन्डिंग में तुम पढ़ते थे, आपने वाटर का स्ट्रक्चर देखा होगा, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ऐसे अगर बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो केज लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, बहुत बड़े बड़े, जिसकी वजह से इनका वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। और इसका क्या होता है, कम होता है, ठीक है। नॉर्मल अगर आप कोई सॉलिड लिक्विड लेते हो तो आप कहते हो मैम लिक्विड वाले का वॉल्यूम होगा। अगर मैं बात करूं सॉलिड की फॉर्म में, यानी कि H2 आइस है, ठीक है, तो आइस का वॉल्यूम ज्यादा होगा उसके स्ट्रक्चर की वजह से, एंड लिक्विड में उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो जब आप प्रेशर बढ़ाओगे ना, तो आपका ज्यादा से ज्यादा आपको क्या मिलेगा, लिक्विड मिलेगा। ये आपको पता होनी चाहिए ये चीज, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मेल्टिंग होगी। अगर आप प्रेशर बढ़ा दोगे तो आपका आइस किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा। और टेम्परेचर के मामले में बताऊं तो टेम्परेचर अगर ज्यादा कर दोगे तो वही सेम एंडोथर्मिक वाले डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्या मिलने वाला है, लिक्विड मिलने वाला है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। चांसेस कम है, चांसेस है कि ये वाले ज्यादा पूछे केमिकल इक्विलिब्रियम से, ठीक है। अब आ जाओ, क्योंकि वी हैव टाइम, थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में देख लेते हैं। आपको क्या क्या चीजें करनी है आयनिक इक्विलिब्रियम में। देखो, आयनिक इक्विलिब्रियम ना अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, और केमिकल इक्विलिब्रियम सच बताऊं बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है एज कंपेयर टू आयनिक, ठीक है। आपने देखा होगा गिने चुने 3 ही टॉपिक है, आपने, मैंने तभी देखो 2.5 दिन में ही कंप्लीट करा दिया उसको, ठीक है। हाँ, अब तुम्हें आयनिक में मैं तरीका बताऊंगी किस तरीके से आयनिक को करना है। देखो, जब तुम्हें कोई चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, जैसे मान लो थर्मो है या केमिकल है, आयनिक है, तो एटलीस्ट आप ये जरूर कोशिश करेंगे कि उसके नीट के तो आपको सारे ही PYQs करने हैं, समझ रहे हो। नीट का एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, जो चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगते हैं एटलीस्ट उतने कर लो, क्योंकि अगर बाकी चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग है ना, तो उसमें आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लगा सकते हो। तो मैं आपको क्या कर रही हूँ, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैं तुम्हें क्लास में ही करवा देती हूँ हर चैप्टर के, बाकी 12th का हो 11th का हो, इसलिए मैं आपको अलग से मॉड्यूल के क्वेश्चन दे रही हूँ। अगर आप मॉड्यूल के क्वेश्चंस करते हैं बेटा तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप, मान लो लेट से मैंने क्लास में 15 क्वेश्चन कराए, तो मुझे नहीं लगता वो 15 क्वेश्चन से आपका बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट मतलब एकदम से बिल्डअप हो जाएगा। जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मानते हो ना ये वाली बात तो तुम सारे? तो इसलिए मैं तुम्हें मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी दे रही हूँ, ताकि जब आप करोगे ना तुम्हें खुद लगेगा हाँ ये वाले तो मैम ने समझा रखा है, आपसे बनेंगे। तो जैसे आप लोगों को टाइम मिले आपको निपटा लेना, ठीक है। मंडे तक निपटा लो, है ना, संडे तक, मंडे तक। तो अब यहाँ पे देखो कुछ ना वैल्यूज लिखी हुई हैं, जैसे कुछ जैसे फॉर्मूलेज हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे ln(x), इधर देखो, ln(x) को क्या लिखते हो, log ex लिखते हो आप, ठीक है। अगर आपको ln में ln को log में चेंज करना है, ये सबको मैंने बताया होगा कैसे करते हो, 2.303 log बेस 10 इंटू x, ऐसे ही करते हो, ठीक है, ऐसे ही करते हो। या आप इसको सिंपल लिख देते हो 2.303 log x, ये हमने काफी पढ़ा है,
आपको log m इंटू एन की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि log m प्लस log n होता है, ठीक है मेरा बेटा। आपको log m बाय n की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, क्या होता है log m माइनस log n। आपको ये भी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि अगर log x की पावर कुछ भी है तो पावर क्या आ जाती है, आगे आ जाती है। ये हमने केमिकल काइनेटिक्स में आई गेस बहुत सारी पढ़ी हैं चीजें, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू, log, ये मैंने रटवा रखी है तुम लोगों को याद हो तो, log 2.3, log 3.7, log 5, log 3.5, log 5.7, ठीक है। आप लोग बीट वाले बच्चे तो आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो, जैसे 0.699 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है तो आप 0.7 लिख सकते हो, इसकी 0.477 है तो आप 0.5 लिख सकते हो। जेई में क्योंकि इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो बच्चे नहीं लगा सकते, बट आप लोग अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। लेकिन अगर भी आपके भी ऑप्शन में कम गैप है तो फिर वहां पे अप्रोक्सीमेशन काम नहीं चलेगा, बट ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो log 3 की ध्यान रखो, 0.5 याद रखो, ठीक है। उसके अलावा log 10 क्या होता है, 1 होता है, log 100 2, log 1000 3, मतलब जितनी जीरो है वही उसकी वैल्यू, ये बात पता है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये जरूर ध्यान रख लेना log 11 1.04 होता है। आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे log 11 की वैल्यू यूज हो रही है, लेकिन एग्जामिनर ने तुम्हें log 11 की वैल्यू नहीं दे रखी है, समझ रहे हो। log 11 की वैल्यू रट डालो 1.04 होती है आयनिक इक्विलिब्रियम में। मैं तुम्हें सवाल कराऊंगी, तुम खुद देखोगे ये बहुत जगह यूज हो रही है, स्पेशली इन पीएच वाले फॉर्मूलेस में, पीएच वाले क्वेश्चंस में। उसके अलावा log 4 तुम निकाल लोगे log 2 का स्क्वायर करके, निकाल सकते हो ना 2 log 2। ऐसे log 6 भी निकाल सकते हो, log 6 कैसे निकाल सकते हो, इसको ये लिख लो log 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा log 2 प्लस 2 3। log 2 तुम्हें पता है, log 3 पता है, खत्म कहानी। log 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3। log 9 क्या लिख सकते हो, log 3 इंटू 3, समझ रहे हो। ये कुछ तो बहुत आराम से निकल आते हैं, तो ये वाली चीजें तो आप, मैं तो कहती हूँ log 1 से लेकर log 11 तक आपको सबको पता होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट और नोट, क्या इसमें किसी को कोई यस अभी तक मैम, जितना भी मैंने कवर करवाया पूरी क्लास में, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ। हो जाएगा, हो जाएगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल के क्वेश्चन करना मॉड्यूल के, आराम से हो जाएंगे। नहीं बनेंगे ना तो तुम डाउट सॉल्विंग ग्रुप में भेज ही देते हो, ठीक है। मैं तुम्हारा इक्विलिब्रियम का जो भी मॉड्यूल के क्वेश्चन में तुम अटकोगे, मैं तुम्हें डिटेल में वो सॉल्व करके भेज दूंगी, क्योंकि पहले वो मैंने सारे क्वेश्चन खुद बैठ के सॉल्व किए हैं कि तुमसे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो अगर तुम किसी भी क्वेश्चन में अटके, मैं तुम्हें डिटेल में सॉल्व करके वहां पे दे दूंगी। मेरे पास ऑलरेडी सॉल्व पड़े हैं, मुझे कुछ नहीं करना, जस्ट फोटो खींच के भेजनी है वहां पे, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैम सारे मतलब हम तो ना पहले ही क्वेश्चन में अटक गए, बताओ जल्दी बताओ, दूसरे में अटक गए, पहले ट्राई करना, नहीं आएंगे तो मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। चलो, उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। ये भी अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, ठीक है। तो अपने पास क्या होता है, दो टाइप के आप इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ते हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पढ़ते हो, आप वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ते हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप बोलते हो कि मैम ये वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिसको आप पानी में डालोगे तो वो ऑलमोस्ट 100% आयनाइज हो जाएंगे, यही डेफिनेशन बोलते हैं। जिसका अल्फा क्या होगा, 1, बिकॉज अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, 1 ही होगा, है ना। तो अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, कई बार डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग एसिड, आपको सारे नहीं लर्न करने हैं, सिर्फ ध्यान रखो थोड़ी थोड़ी चीजें, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, है ना, HCl हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, है ना, पोटेशियम क्लोरेट हो गया, ये हो गया, सॉरी कौन सा हो गया, पोटेशियम क्लोरेट नहीं, पर क्लोरिक एसिड हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, बड़े स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे आपका NaOH हो गया, KOH हो गया, तो आप बचपन में भी पढ़ते थे, है ना। बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सीजियम हाइड्रोक्साइड हो गया, रुबिडियम हो गया, और जितने भी सोल्ट्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है जी। और अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो वो पूरे तो नहीं होंगे डिसोसिएट, या बोलो आप आयनाइज तो नहीं होंगे, ठीक है। नाम से पता चल रहा है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम में हम आयंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना, तो वहां पे वीक एसिड वीक बेस ही होने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली वीक एसिड की मैं बात करूं, जैसे HCN हो गया, ये तुम्हारे बड़े काम आएगा। एसिटिक एसिड हो गया, ये भी वीक एसिड होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स तो वैसे भी वीक एसिड्स ही होते हैं, ठीक है। अगर तुम ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड्स को कंपेयर करोगे तो वो
ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं। जैसे आपका कार्बोनिक एसिड हो गया, वीक है। फॉस्फोरिक हो गया, ठीक है। और आपका ये हो गया, क्या नाम था, याद आ रहा है? ये आपका फॉस्फोरिक कौन सा था? H3PO4 था। H3PO3 का क्या नाम था? फॉस्फोरस था। ये हाइपोफॉस्फोरस था, ठीक है। बोरिक एसिड, ये आपके वीक एसिड होते हैं। वीक बेस कौन से होते हैं? ये सबने पढ़ा होता है, बहुत पॉपुलर होता है, ठीक है। उसके अलावा एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, जिंक का, आयरन का, ये वीक होते हैं। मैम हमें याद करने हैं या नहीं करने हैं याद? ये मेनली आपके ये यूज होंगे वीक एसिड में, और वीक बेस में आपका ये यूज होगा बस, ठीक है। क्लियर हुआ ये वाली बात आपको? यस Yes, ma'am. इसी पे मैंने तुम्हारे 2 क्वेश्चन भी बना दिए। मैं बोल रही हूँ नीट के मैं क्लास में ही करवाऊंगी, तुम सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, दैट्स इट, ठीक है। मैं चाह रही हूँ एटलीस्ट जो हम चैप्टर कर रहे हैं उसमें तुम्हारे नंबर नहीं कटे, ठीक है। देख, अब वो पूछ रहा है इनमें से आपको बताना है, एक्वस सॉल्यूशन लेना है सबका, HCl का, अमोनिया का, फ्रक्टोज का, एसिटिक एसिड का, कौन सा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा जो आयंस में टूटेगा? बताओ। यस कौन सा होगा? HCl वाला So simple, ठीक है, अच्छा जी, सो सिंपल। एसिटिक एसिड क्यों नहीं होगा? बिकॉज वो पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा ये देखो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, अगर वो बोल रहा है तुम्हें एग्जामिनर की एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन लिया, मतलब उसको पानी में डाला है, तो तुम्हें कौन कौन से आयंस मिलने वाले हैं यहाँ पे? सी ऑप्शन CH3CO नेगेटिव मिलेगा, है ना। Yes, ma'am. प्लस मिलेगा, H2 पहले ही है तो वो H2H प्लस मिला के क्या बना लेंगे? और आपको मिलेगा, क्योंकि मान लो अगर तुम इसके 100 मॉलिक्यूल ले रहे हो, ये तो सिर्फ 10 में ही टूटा ना, 90 तो इसी फॉर्म में रह गए। यस मैम तो आपको एसिटेट आयन मिलेगा, हाइड्रोनियम आयन मिलेगा, और तुम्हें क्या मिलेगा? एसिटिक एसिड मिलेगा। कब? जब तुम एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हो। क्लियर है ये चीज? यस मैम अब बात आती है कुछ, पहले मैं समझा देती हूँ, थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। तुमने सुना होगा 3 थ्योरी, एक तो अरेनियस थ्योरी तुमने सुना होगा, है ना, और एक तुमने सुना होगा ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, यस मैम एक तुमने सुना होगा लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। यस मैम Yes, ma'am. अब अरेनियस थ्योरी क्या कहती है? इसके अकॉर्डिंग, अरेनियस के अकॉर्डिंग जो एसिड है ना वो क्या है? जो H प्लस दे दे इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। जो पानी में क्या दे दे? H प्लस दे दे, वो अरेनियस के अकॉर्डिंग एसिड है। बेस क्या है अरेनियस के अकॉर्डिंग? जो कि OH नेगेटिव आयंस दे दे एक्वस सॉल्यूशन में। मानते हो या नहीं? जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, है ना, ये सब, ठीक है। ये हमारे काम का भी नहीं है, ये हमारे ज्यादा काम का नहीं है इस चैप्टर में। ब्रोंस्टेड-लोरी क्या है? ये क्या कहता है? इसके अकॉर्डिंग, ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, एसिड क्या होता है? जो H प्लस डोनेट करता है। मैम ये तो अरेनियस भी बोल रहा था, हाँ। बेस क्या है ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग? जो H प्लस को क्या करेगा? एक्सेप्ट। आपको ध्यान रखना है। और 4 बातें आपको ध्यान रखनी है, क्या? कि जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना, उसका जो बेस बनेगा वो क्या होगा? वीक होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड का मतलब क्या होगा? H प्लस दे देगा, अनायन बनेगा तो वो क्या होगा? बेस होगा, और वो बेस क्या होगा? वीक कॉन्जुगेट बेस होगा, समझे। और अगर मान लो स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो उसका जो एसिड बनेगा वो क्या होगा? कॉन्जुगेटेड और उल्ट ऐसे आप बोल दो, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस और वीक बेस का स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड, वाइस वर्सा भी कर देना इसका। ये आपको बातें क्या करनी है? ध्यान रखनी, समझ रहे हो? क्वेश्चन करवाती हूँ इनका, ध्यान से समझेंगे। जैसे अगर मैं तुम्हें पहला क्वेश्चन कराऊं, नीट 2019 में आया हुआ था, वो पूछ रहा है कि तुम्हारे पास, ध्यान से सुनो, आपको कंजुगेट बेस बताना है ब्रोंस्टेड एसिड का, यानी कि H2 और HF क्या है? एसिड है। एसिड का कंजुगेट बेस लिखना है। कैसे बनेगा? एसिड क्या करता है? H प्लस डोनेट H प्लस डोनेट करता है, यानी कि OH नेगेटिव बन जाएगा। यस यानी कि ये क्या है? कंजुगेट बेस है।
यस ये भी एसिड है, क्या करेगा, H प्लस देगा, यानी कि ये क्या बना देगा, F में कंजुगेट बेस। यही तो पूछा था तुमसे कि कंजुगेट बेस बता दो फॉर ब्रोंसिड एसिड। कौन थे एसिड, H2 और HF थे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तुम करो। आपको बताना है इनमें से कौन कैन नॉट एक्ट बोथ एज ब्रोंसिड एसिड एंड ब्रोंसिड बेस, मतलब जो दोनों की तरह बिहेव नहीं करेगा, दोनों की तरह ही, ना ही वो ब्रोंसिड एसिड ना ही वो ब्रोंसिड बेस। हाँ जी, क्या होगा, मैम मुझे अमोनिया अमोनिया लग रहा है। देखो, अगर मैं HCO3 नेगेटिव की बात करूं, ठीक है, अगर मान लो ये एसिड की तरह बिहेव करता है तो H प्लस देके CO3 2 नेगेटिव बना लेगा, ये बनता है कार्बोनेट आयन। और अगर ये बेस हुआ तो H प्लस एक्सेप्ट करके H2CO3 बना लेगा, ये भी बनता है। अगर तुम NH3 ले रहे हो, अगर मान लो ये बेस है तो ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा, अमोनियम आयन बनता है। अगर ये एसिड की तरह बिहेव करेगा तो ये क्या बना लेगा, NH2 नेगेटिव, ये भी बनता है। अगर तुम डी वाले में देखोगे, अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो H2SO4, डोनेट कर रहा है तो SO4 2 नेगेटिव, ये भी बनता है ना, बनते हैं ना ये। लेकिन अगर HCl में H प्लस दे दिया तो Cl नेगेटिव बन गया, एक्सेप्ट करेगा H2Cl, क्या ये बनता है क्या, मैंने कुछ सिखाया कभी ऐसा तुम्हें? तो आंसर क्या आएगा इसका, HCl। क्लियर है सबको? यस ठीक है। जब तुम्हारा ये आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल वाला फिनिश, जैसे केमिकल वाला हो गया, तो तुम लोग क्या कर सकते हो ना, 20 क्या बोलते हैं, लास्ट के कुछ 3-4 सालों के क्वेश्चंस कर सकते हो नीट के, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है ये लुईस एसिड बेस थ्योरी। क्या होती है लुईस एसिड, मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। लुईस एसिड कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना चाहते हैं। यस मैम। और वो कौन से होंगे, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, है ना, या तो ये होंगे या फिर कोई ऐसे होंगे जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। मानते हो या नहीं मानते हो? और अगर मैं मान लो लुईस एसिड की बात करूं, सॉरी लुईस बेस की बात करूं, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट। और वो कौन से होंगे फिर, जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, है ना, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, या बोल दो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जैसे अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, है ना, Cl नेगेटिव हो गया, Br नेगेटिव हो गया, ये सब, ठीक है। तो ये लुईस एसिड और लुईस बेस है, ठीक है। अब क्वेश्चन करो, पहला क्वेश्चन करो। बस यही करवा के मैं छोड़ दूंगी, बाकी मैं बात नहीं करवाऊंगी, ठीक है। ये करो, आपको बताना है, हैंड रेस करना प्लीज। आपको बताना है विच ऑफ द फ्लोइंग फ्लोरो कंपाउंड इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव एज अ लुईस बेस। ध्यान रखना, लुईस बेस वही होगा जिसके पास देने के लिए कुछ होगा। बाकी बच्चे हैंड रेस कीजिए। दीक्षा, अक्षरा, डिम्पल, क्या होगा बेटा? मैम ऑप्शन बी PF3। PF3 वाई? मैम क्योंकि पी के पास लोन पेयर है। शाबाश, हो गया। जानवी क्लियर है? यस मैम। देखो बेटा, बोरोन के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो बेचारा लेना चाहता है। CF4 के पास देने के लिए कुछ नहीं है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऐसे ही सिलिकॉन के पास भी,
ठीक है, तो फॉस्फोरस के पास क्या लोन पेयर है, तो क्या होगा, वो दे सकता है, तो लुईस पेस की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, लीस्ट लाइकली टू एक्ट एज लुईस पेस। जानवी क्या लग रहा है बेटा? मैम BF3। हाँ तो बोलो ना, BF3 होगा, क्योंकि बाकी तो देखो सबके पास है ना, इसके पास भी F नेगेटिव, फॉस्फोरस के पास भी है देने के लिए। ओके, ये वाला बताओ, थर्ड वाला, स्ट्रोंगेस्ट एसिड, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो सेंट्रल उसकी एलिमेंट की। वेरी गुड, करो। मोनिका आप बताओ। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। बेटा सल्फर से ज्यादा तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, यस मैम। उसमें ज्यादा दम है H+ को निकालने के लिए, ठीक है, तो सी और बी नहीं हो सकता है। आप चेक करो ए और डी में, कैसे चेक करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट से, यहाँ पे +7 आ रही होगी और यहाँ पे कितनी आ रही होगी, +5। तो ये वाले क्लोरीन में ज्यादा ताकत है, क्योंकि ज्यादा भूखा है ना इलेक्ट्रॉन के, तो खींचेगा तो H+ को निकाल देगा, इसलिए ये देखो, है ना, ये देखो यस खींचेगा, मैम। आजा भाई आजा, और ये इससे खींचेगा और ये निकल जाएगा फिर इजीली। ठीक है, ये वाला बताओ, इनमें से कौन सा हाइड्राइड लुईस एसिड की तरह काम करेगा? सोच लो, टेक योर टाइम। करो करो, बस 5 बच्चे, मैं चाटा लगाऊं क्या तुम लोगों को? हैं, कौन सा होगा इसमें लुईस एसिड बताओ? मैम ऑप्शन CH4। CH4 लुईस एसिड है, लगाऊं चाटा? मैम नो, वो B ऑप्शन। B ऑप्शन। तो सी लेकिन सी सी सॉरी सी। उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है CH4 का, ऑक्सीजन के पास 2 लोन मैम पेयर है। ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है, क्यों सी है? B2H6 ऐसा दिखता है। यस ठीक है? मैम। इसमें देखो, जो ये वाला बॉन्ड होता है, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब लेने वाले बंदे 3 है, मतलब चाहिए इलेक्ट्रॉन किसको, तीनों को, लेकिन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी किसकी तरह बिहेव करता है, आपका लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये वाला बताओ नीचे। मैम ये वो ऑप्शन 4। बोरोन है, डी बाकी ऑप्शन। सबके पास है इलेक्ट्रॉन। यस मैम। ओके, ये वाला करो।
हाइड्रोजोइक एसिड क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? N3. ये होता है कंजुगेट बेस बताना है इसका, तो मतलब ये क्या है, एसिड है फिर? क्या करेगा ये? H प्लस दे देगा, डोनेट। ठीक है। क्या बन गया ये? ऑप्शन बी। नाम मैम बताओ ऑप्शन इसका। बी। क्या नाम है इसका? अजाइड। अजाइड नाम है। यस। सोच रहे हो मैम बोले या ना बोले? अजाइड है या नाइट्राइड है? मैम नाइट्राइड। मैम नाइट्राइड। हाँ जी, अजाइड है ये भाई, ये नाइट्राइड है। याद करो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अजाइडो यस नाइट्राइडो, मैम, यस मैम। ठीक है। चल आज के लिए इतना बहुत है ना, यस मैम। ठीक है। कल ही कराऊंगी मैं बाकी, है ना? ओके मैम। हाँ एक मिनट रुको, ये क्या हो गया? तुम्हें नहीं दिख रही होगी ना स्क्रीन, एक मिनट रुको। यस मैम। होमवर्क सुनते जाओ, हम कल वाला तो हुआ नहीं और होमवर्क दे रहे हो हमें। देखो इधर, ये देखो, मॉड्यूल का सेक्शन सी, सेक्शन एफ, सेक्शन जी एंड एच, ठीक है। अब किसी में 10 क्वेश्चन है, किसी में 6 है, किसी में 5 है, इस तरीके से है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। ये है, अब 2 तुम्हें मैंने शायद कल भी दिए थे, तो कोई बात नहीं, टाइम ले लो, संडे तक कर लो आराम से, ठीक है। यस। परसों ही है। हाँ तो कोई बात नहीं, आज क्या है, फ्राइडे है, कल का दिन है, परसों का दिन है। ओके चलो मंडे तक कर लो, ट्यूसडे को आओगे ना वापस क्लास लेने, मंडे मैम। तक, ठीक है। और जो भी डाउट होगा डाउट सोल्विंग ग्रुप में भेजना, मिलकर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यस। यस मैम। केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है। आयनिक का मेन वाला पार्ट अपन परसों, मतलब जब भी नेक्स्ट मिलेंगे अपन मंडे को, तब से शुरू करेंगे। अच्छा डेट शीट कौन सी आ गई भाई?